वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विधानसभा के बाहर खूब हंगामा देखने को मिला, जहां भाकपा माले विधायक महबूब आलम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमान पर हमला करवा रहे हैं और मुसलमान की संपत्ति छीन रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुसलमान को लेकर जो केंद्र सरकार घोषणा करती है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। साजिश कर रहा है, उसी का पहला कदम है ये, और इस तरह से मुसलमान की पहचान को ही और अस्मिता पर हमला कर रहा है। ये बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा, ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात दे रहे हैं मुसलमानों को। अरे मुसलमानों पर हमला करके, मुसलमानों की पहचान छीनने की साजिश करके, मुसलमानों की संपत्ति को हड़पने की साजिश करके ये जो सौगात दे रहा है, ये हिटलर शाही नहीं चलेगी। इनके सौगात को थूकते हैं मुसलमान। क्या चाहते हैं मुसलमान? सौगात हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान हुई पथराव की घटना पर झारखंड विधानसभा पहुंचे पक्ष विपक्ष के विधायकों ने घटना की कड़ी निंदा की है। घटना की निंदा करते हुए पक्ष विपक्ष के विधायकों ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। और जिस रोड बीजेपी क्या की, सरकार को सबसे पहले बताना चाहिए कि बीजेपी क्या की। आज हजारीबाग में 100 वर्ष से पहले से आज मंगला जुलूस निकाला जाता है, होली के बाद में और रामनवमी के पहले। कल तो मंगला जुलूस निकल रहा था शांतिपूर्ण ढंग से, वहाँ पथराव किसने कराया? सरकार को इसको जवाबदेही देनी चाहिए। आखिर कौन ऐसे तत्व के लोग हैं जो हर प्रकार के हिंदू के पर्व त्योहार में पत्थरबाजी करते हैं? उनको चिन्हित करना चाहिए। अपने कार्य से पीछे हटना, अपना दायित्व से पीछे हटने का काम हम नहीं होने देंगे। पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। सरकार का कहना है कि सरकार ने तो पहले ही कहा था कि जो भी इस तरीके के मामले में रहेंगे उन्हें उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सारे कार्य करा लेती है सरकार, उसके बाद कहती है कि जो इसमें संलिप्त रहेंगे उस पे कार्रवाई होंगे। क्यों सरकार पहले से इसमें सही नहीं रहती है? आज पहली बार में नई नई चीजों का जो उद्भेदन हो रहा है, आखिर इसके पहले भी सरकार थी या नहीं थी? इसके पहले भी एग्जाम होते थे कि नहीं होते थे? इसके पहले भी हिंदू धर्म में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सभी लोग हम मिलजुल के पर्व मनाते थे कि नहीं मनाते थे? त्योहार बनाना अधिकार नहीं है। लगातार इस तरह से घटनाएं घट रही है। अभी हाल में ही होली में हुआ, अभी आने वाले रामनवमी है और रामनवमी से पहले इस तरह से घटनाएं घटी है। ये दर्शाता है कि सरकार में कितने लोग सुरक्षित हैं और इस तरह से बहुत सारे लोग इस राज्य में जिस तरह से लगातार घटनाएं घट रही हैं। कहा जाता है कि हिम्मत है तो हिम्मत है। इस गठबंधन की सरकार में पूरे राज्य में हिंदू पे जिस तरह से अत्याचार हो रही है। देखिए, ये पहली घटना नहीं है। आए दिन हमारे राज्य में जब जब ऐसी हमारे हिंदू भाई बंधुओं के जब पर्व आते हैं, हमारे पर्व आते हैं, तभी ऐसी घटनाएं होती हैं। हमारे आदिवासी भाई बंधुओं के पर्व आते हैं तब ऐसी घटनाएं होती हैं। ये चिंता का विषय है और सरकार को चिंता होना चाहिए। अगर वो गंभीर है तो उन्हें गंभीरता दिखानी होगी। जब आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के कार्यकाल में ये घटना हुई थी, तब उन्होंने खुद घटना स्थल पर पहुंचकर उसी समय दंगा को रुकवाया था और 2 गुट जो समुदाय के लोग हैं आज भी उन्हें याद करते हैं। सरकार का कर्तव्य नहीं बनता कि वो इस पर स्टैंड ले सामने आए और इन दंगों को जो है अपना रुकवाने का काम करे। आए दिन ऐसी घटनाएं होना एक शर्मनाक बात है सरकार के लिए और इसमें सरकार को अपना खुद का स्टैंड भी लेना होगा। देखिए, ये हम तो पहले इतना बात जानते हैं, झारखंड इस तरह का राज नहीं था। झारखंड में हमेशा आपसी प्रेम, भाईचारा, तालमेल से ये राज चला है। और अगर ये दंगा फसाद हो रहा है इस राज्य में, तो इसके पीछे कौन है इसकी जानकारी हमें भी है और आपको भी है। जांच होगा इन सभी चीजों में। लॉ एंड ऑर्डर भी अपने तरफ से कार्रवाई करेगा और जिन जिन लोगों की संलिप्तता है, कोई इन सभी चीजों से बच नहीं पाएगा। बहुत कड़ाई कार्रवाई की जाएगा क्योंकि ये राज्य नागपुर नहीं है और ना ही इसको नागपुर बनने दिया जाएगा। हाँ, और हिंदुओं के त्योहारों को इनका चाल हम लोग नहीं जानते हैं। इनका चाल हम लोग नहीं जानते। राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे दंगा फसाद करके। यहाँ के लोग इनको माफी नहीं करेगी। ये केवल दंगा फसाद के लिए जाना जाते हैं।
इन शासन लगवाना चाहते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा। इन लोग जो बहुमत से हम लोग जीत के आए हैं उसको इन लोग पचा नहीं पा रहा है। अब कौन सा ऑपरेशन चलेगा? लोटस ऑपरेशन भी यहाँ काम नहीं आने वाला है। ये लोग अब राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे, और इसीलिए, और वो भी ऐसा नहीं है कि हमें सत्ता से निकाल के, इस राज्य के लोगों को जला के, इस राज्य के लोगों के बीच में दंगा फैला के यहाँ पे ये लोग राजनीतिक रोटी सीखना चाहते हैं। हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान पथराव की घटना पर आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में राजनीति गरमाई रही और मंत्री और विधायक आमने सामने नजर आए। एक और जहां मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इस घटना के पीछे राष्ट्रपति शासन की साजिश बताई, तो इसका पलटवार करते हुए विधायक सीपी सिंह ने मूर्ख मंत्री तक शिल्पी नेहा तिर्की को कह डाला। सुनवाते हैं आपको दोनों में क्या कुछ बातें हुई हैं। अगर ये दंगा फसाद हो रहा है इस राज्य में, तो इसके पीछे कौन है इसकी जानकारी हमें भी है और आपको भी है। जांच होगा इन सभी चीजों में, लॉ एंड ऑर्डर भी अपने तरफ से कार्रवाई करेगा, और जिन जिन लोगों की संलिप्तता है कोई इन सभी चीजों से बच नहीं पाएगा। इनका चाल हम लोग नहीं जानते हैं, इनका चाल हम लोग नहीं जानते। राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे दंगा फसाद करके। यहाँ के लोग इनको माफी नहीं करेगी। ये केवल दंगा फसाद के लिए जाना जाते हैं। इन शासन लगवाना चाहते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा। इन लोग जो बहुमत से हम लोग जीत के आए हैं उसको इन लोग पचा नहीं पा रहा है। अब कौन सा ऑपरेशन चलेगा? लोटस ऑपरेशन भी यहाँ काम नहीं आने वाला है। ये लोग अब राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे, और इसीलिए, और वो भी ऐसा नहीं है कि हमें सत्ता से निकाल के, इस राज्य के लोगों को जला के, इस राज्य के लोगों के बीच में दंगा फैला के यहाँ पे ये लोग राजनीतिक रोटी सीखना चाहते हैं। जो मंत्री है ना वो मूर्ख मंत्री है, इसलिए मूर्ख मंत्री है। उसे पता नहीं है कि 2014 में जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, अब से एक में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। यदि कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक दर्जनों स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है, और यह विश्वास करती है कि राजधर्म होता है किसी भी सरकार का, कि ऐसा कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का क्यों न हो, यदि हुड़दंग मचाता है। अगर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी एक्शन मोड में हैं। मंगलवार देर रात वो अचानक खूंटी के सदर अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, मरीज से उनका हालचाल जाना, डॉक्टरों को कई दिशा निर्देश भी दिए। अस्पताल की व्यवस्था देखकर स्वास्थ्य मंत्री काफी खुश नजर आए। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि वो कभी भी अस्पताल का निरीक्षण करने आ सकते हैं और किसी भी अस्पताल जा सकते हैं, इसलिए अस्पताल की व्यवस्था ठीक रखें, मरीजों को कोई परेशानी ना होने पाए। तो ये तस्वीरें हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की। वो देर रात खूंटी के सदर अस्पताल पहुंच गए और मरीजों से उनका हालचाल जाना, डॉक्टर्स से मुलाकात की और विधि व्यवस्था किस तरीके से अस्पताल में चल रही है उन तमाम चीज़ों की जानकारी ली, डॉक्टर्स से बात की, मरीजों से बात की और विधि व्यवस्था को पूरी तरीके से दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। ठीक है, मैं कल अखिलेश तो अपना अभी वोटिंग में गया। कैसे एक्सीडेंट हो गया? अभी की लेंगे सर 10-26 ठीक है, एक्सपायरी तो नहीं सर। कितना पेशेंट कितना आता है टोटल? चलिए हम जा सकते हैं रात बिरात में? देखिए मैं देर रात्रि यहाँ आया हूँ और मैं ये देखना चाह रहा था कि हमारा सिस्टम कैसा है, हमारा सदर हॉस्पिटल कैसा है, हमारे मरीज आ रहे हैं सदर हॉस्पिटल में तो इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे पेशेंट को दवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो आज आए रात में मैंने देखा, क्या दिन क्या रात, आप जानते हैं इरफान अंसारी मेरा नाम है। तो जिस उम्मीद के साथ राहुल जी ने और हेमंत सोरेन जी ने मुझे मंत्री बनाया है, तो मैं अपना आई एम गिविंग माई बेस्ट एफर्ट। तो मुझे आई एम सेटिस्फाइड विद, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और मैं तमाम हर जगह में गया, पेशेंट से भी मिला और सारी दवाइयाँ देखी। यहाँ एंटी वेनम भी है, एंटी स्नैक दवाइयाँ भी हैं, इंजेक्शन, सारा इमरजेंसी मेडिसिन भी है। तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ रात में जाऊँगा, गांव-गांव में जाता हूँ मैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि इरफान अंसारी आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, हेल्थ आपके साथ है, हेल्थ मिनिस्टर आपके साथ है।
तो प्रयास था और मैसेज देना चाह रहा हूँ, कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल में गड़बड़ी होगा वो नापे जाएंगे। मैंने देखा यहाँ डॉक्टर भी हैं, CS हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। मुझे आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। ये मेरा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल को और अच्छा करें, ये मेरा प्रयास होगा। ठीक है, चलिए। धनबाद जिले के निरसा पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन, भंडारण और परिवहन का खेल चल रहा है। निरसा थाना गलफरबाड़ी OP, पंचेत OP, कालू बथान OP, कुमार धुब्बी OP क्षेत्र में पूरा एक कोयला माफिया का सिंडिकेट सक्रिय होकर काम कर रहा है, जो ऊपर से नीचे तक मैनेज भी करता है। इस कोयले की अवैध तस्करी में लगे मजदूर चंद पैसे के लिए अपनी जान को दांव पर रखकर कोयला काट रहे हैं, तो तस्कर मालामाल हो रहे हैं। यहाँ के एक एक व्यक्ति को पता है कि किस थाना क्षेत्र में कहां से कोयला तस्करी हो रही है और कौन कर रहा है, तो पुलिस को कैसे पता नहीं है कि कोयला तस्करी कौन कर रहा है, और पता है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, एक बड़ा सवाल है। जबकि धनबाद में कोयला तस्करी को लेकर विधानसभा सत्र में भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। बोकारो के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई BSL बोकारो में प्रथम वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 11 फरवरी से 19 मार्च तक किया गया था, जिसका समापन समारोह मंगलवार को परेड ग्राउंड में हुआ। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में 19 से अधिक खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें 482 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से बेहतर प्रदर्शन करने वाले 225 प्रतिभागियों और 27 कमेटी मेंबर को DIG दिग्विजय कुमार सिंह और राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज एंजेला सिंह द्वारा पुरस्कृत किया गया। मैसेज तो यही कि हमारे जो सेक्टर हमसे जो ऊपर ऑफिसर हैं रांची में बैठते हैं, अब उन्होंने बाकी सारे DIG से पूछना शुरू किया है कि आपके यहाँ क्या इवेंट हुआ है, क्या खेल करवाए हैं, अभी तक कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो इसका मतलब यह है कि पूरे ईस्टर्न सेक्टर में प्रयागराज में भी आता है, पटना भी है, धनबाद भी है, वहां भी अब लोगों को मजबूरन कुछ न कुछ खेल कराने पड़ेंगे। बट यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसके बाद अनाउंस कर चुका हूं कि 20 अप्रैल तक लोग अपना नाम देंगे और लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन रखा जाएगा। लोग अपना बॉडी दिखाएंगे कि उनको टाइम है, पहले से भी लोग जिमिंग कर रहे हैं, बट और उनके पास 1 महीने का टाइम है, बॉडी बिल्ड करेंगे और अप्रैल में एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होगा। इस तरह जो है हर महीने 2 महीने पर कुछ ना कुछ इवेंट कराएंगे और आप लोग को पूरा इन्फॉर्मेशन देगा, आप लोगों का सहयोग रहेगा आप लोगों के साथ। आने वाले समय में जिस तरह से स्टेट लेवल, नेशनल लेवल में जो खेल होते हैं, तो यहाँ से भी खिलाड़ियों का चयन होगा। देखिए हमारे यहाँ प्रक्रिया क्या होती है, मैं एंजेला मैडम को बता रहा था कि जो नेशनल्स के जो मेडलिस्ट होते हैं उनको हम अपने यहाँ भर्ती करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, वेरियस रैंक्स में लेते हैं। उस जैसे कि आज के डेट में जेवलिन के नंबर 2 और नंबर प्लेयर्स हैं, उससे युवा नाट्य संगीत अकादमी और चंद्रावती सह कांति कृष्ण फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में छोटा नागपुर राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव और कांति कृष्णा सम्मान समारोह 2025 के सफल आयोजन के लिए रांची के ऑर्डर हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और विस्तृत जानकारी साझा की गई। 4 दिवसीय 12वां छोटा नागपुर नाट्य महोत्सव का आयोजन इसी ऑर्डर हाउस में, इसी हॉल पे होना तय है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार टोटल 7 नाटक होंगे 4 दिनों में। पहले दिन उद्घाटन है संध्या 4 बजे से, और दूसरे दिन 28, 29, 30 2 नाटक होंगे, जिसमें भारत के बहुत मशहूर नाट्य संस्थाएं जैसे मिरर थिएटर है उड़ीसा की, और उन्होंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। आप देखेंगे उनके नाटक तो आपको भी पता चलेगा और रांची के दर्शकों को भी पता चलेगा कि उनकी जो प्रस्तुति है, उनकी जो शैली है वो कैसी है। उसके बाद है कलकत्ता की नाट्य जूथ, ये संस्था कोलकाता से आ रही है और इनकी प्रस्तुति भी मुझे लगता है, मैंने जब इनकी प्रस्तुति देखी है पूरे भारत में, हमारी संस्था भी पूरे भारत में घूमकर नाट्य प्रस्तुति करती है, हमने भी नाट्य प्रस्तुति देखा है उनका, और उनका बॉडी लैंग्वेज और मूवमेंट और सेट वेट इतना भव्य रहता है कि मतलब आदमी उसको भूल नहीं पाता है। तो ऐसी संस्थाएं आज मतलब 27, 28, 29, 30 में जो छोटा नागपुर राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का जो आयोजन है, इसमें वो प्रस्तुति अपनी देंगे। तो इसी को लेकर आज प्रेस वार्ता है। और भागलपुर की संस्था है रंग जन सांस्कृतिक केंद्र, वो भी पिछले
वर्षों से कई वर्षों से अपने यहाँ नाट्य प्रतियोगिता नाट्य महोत्सव का आयोजन करती है। और आपने क्वेश्चन किया कि सम्मान जो है किनको किया जाए, तो ये जो है कि कमेटी लगभग डिसीजन कर ली है और बाकी यह जो है उद्घाटन के दिन ही जो है कि पूरी तरह से पता चलेगी कि किनको सम्मान दिया जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी सम्मान होंगे जो अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे, जो 7 नाटक हैं उनमें से कुछ लोग हैं ऐसे। झारखंड की आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला पर्यवेक्षिकाओं को सीएम हेमंत सरकार की ओर से खास सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें, इन महिलाओं को राज्य सरकार की तरफ से स्मार्टफोन दिया गया। बता दें कि सांकेतिक रूप से स्मार्टफोन का वितरण किया गया, जिसमें रांची से 100 खूंटी से 60 आंगनबाड़ी सेविका को स्मार्टफोन दिया गया। इस दौरान सीएम ने कहा कि आपको जो स्मार्टफोन मिला है वह आपके घर में आपके साथ हर समय रहने वाला सहयोगी मिला है, जो हर काम में आपका सहयोग करेगा। वहीं सीएम ने स्मार्टफोन में दुरुपयोग से बचने की भी बात कही है। हजारीबाग में मंगला जुलूस पर पथराव के मामले को हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने आज लोकसभा सत्र के दौरान उठाया है। सांसद ने मामला को उठाते हुए हिंदुओं के पर्व के मौके पर गृह मंत्रालय से सेंट्रल फोर्स की तैनाती की मांग की है। पिछले दिनों हजारीबाग में घटे घटनाओं का हवाला देते हुए झारखंड सरकार पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया। साथ ही सांसद ने कहा कि झारखंड सरकार को पत्थरबाजों से निपटने की कला जम्मू कश्मीर और यूपी से सीखनी चाहिए। माननीय सदस्य श्री मनीष जायसवाल जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम, दिनांक 11 फरवरी 2025 को इस सदन में मैंने झारखंड में बहुसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में विषय रखा था। मैंने सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया था कि सरस्वती पूजा में पथराव हो रहा है, शिवरात्रि में पथराव हो रहा है, यज्ञ का जो कलश यात्रा होता था वो भी पथराव हो रहा है। कल मैडम, कल रात में रामनवमी के अवसर पर जो मंगला का जुलूस निकाला जाता है हजारीबाग के झंडा चौक पर, जो महज हजारीबाग के सदर थाना के लगभग 100 मीटर से ज्यादा की दूरी पर नहीं है, फिर से एक समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया है मैडम। इसमें मैडम 10 पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं, जिसमें एक डीएसपी लेवल का आदमी भी है और एडिशनल कलेक्टर लेवल का भी आदमी है। मैडम, झारखंड की सरकार ने अभी तक जम्मू कश्मीर सरकार से पत्थरबाजों को कैसे कंट्रोल किया जाए ये नहीं सीखा मैडम। ना तो उन्होंने यूपी सरकार से इन पत्थरबाजों को कैसे कंट्रोल में किया जाए, बुलडोजर का उपयोग कैसे किया जाता है ये भी उन्होंने नहीं सीखा मैडम। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, क्योंकि ये सरकार तुष्टीकरण करती है। अभी देखिए, ये तो हो ही रहा अत्याचार, डीजे पर प्रतिबंध, ये साउंड बजेगा ये नहीं बजेगा इस पे प्रतिबंध, दोनों साइड से केस करके बैलेंस करने का काम, पत्थर भी हम ही का है, केस भी हम ही से है मैडम, ये सारा तुष्टीकरण कर रहा है। तो मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि झारखंड में हिंदुओं के त्योहारों पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाए मैडम। अभी रामनवमी 6 तारीख को है मैम, अगर ये नहीं हुआ तो जिस प्रकार से झारखंड की सरकार चल रही है कोई बड़ा अनर्थ ना हो जाए, ये आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि सेंट्रल फोर्सेस का डेपुटेशन किया जाए मैडम। संगठन सृजन की पुराने विधानसभा में कांग्रेस की बैठक चल रही है। कांग्रेस प्रभारी के राजू बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। आपको बता दें, 5 दिनों तक चलने वाली इस मंथन में संगठन सृजन को लेकर चर्चा होगी। आज की जो बैठक 2 सत्र में होगा, आपको बता दें, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद हैं। For one thing, भाई उन्होंने हैंडपिक किए 8 of my जितने भी हमारे छात्र नेता है अलग अलग मंडलों में, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में और बाकी जगह पद है जहाँ से अगर हम यूथ कांग्रेस के लोगों को उठा करके हम डालते हैं उसमें, तो युवतारी को गजेंद्र सिंह, so it was a good initiative that was anything this time. So a strong focus needs to be done on the frontal organization. For one thing, भाई उन्होंने हैंडपिक किए 8 of my जितने भी हमारे छात्र नेता है अलग अलग मंडलों में, बहुत सारे ऐसे
में और बाकी जगह पद। जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा नेता अमर बावरी ने झारखंड सरकार को घेरा। आपको बता दें, अमर बावरी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पेपर लीक मामले सरकार के सफेद पोश शामिल है। भाजपा नेता ने एक बार फिर से जांच को लेकर सरकार के मंसूबे पर सवाल उठाते हुए सीबीआई से जांच की मांग दोहराई है। आइए सुनते हैं पूरे मामले पर अमर बावरी ने क्या कुछ कहा है। आज सुबह अखबार में सीजीएल परीक्षा लीक का समाचार फ्रंट पेज पर है। झारखंड में विधानसभा भी शुरू है और अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है। मैं राज्य सरकार से पुनः एक बार जानना चाहता हूं कि जिस सीजीएल की परीक्षा को लेकर के इतने बवाल हुए, जिसके पेपर लीक की घटना को लेकर के छात्रों ने साक्ष्य दिए और जो मामला कोर्ट में है और सरकार की हठधर्मिता कोर्ट में जाने के कारण पूरी नहीं हो पा रही है, इस अखबार के माध्यम से जो प्राप्त जानकारी है उसमें 8 आईआरबी के जवान पकड़े गए हैं। मतलब सरकार के कर्मचारी वो 8 आईआरबी के हैं, होमगार्ड के हैं, जो गिरिडीह, धनबाद और राज्य के कई जिलों से हैं। और अभी जो एसआईटी ने इसमें स्टेटमेंट दिया है वो दिया है कि धन उगाही के लिए यह जो है वो अफवाहें फैलाते हैं। मेरा साफ तौर पे कहना है कि आप जो न्यूज जनता को बताना चाह रहे हैं वो हजम नहीं हो रहा है। सरकारी कर्मचारी जो ऑलरेडी जो सरकार के वेतन से अपना जीवन चला रहा है, वो कोई गलत अफवाह फैला करके उसमें पैसे उगाही करेगा क्या? और 2-5-10 हजार कमाएगा क्या? यह पेपर लीक की घटनाएं हैं और जितनी हम लोगों को जानकारी है ये सारे गिरोह उस गिरोह से संबंधित है जो छात्रों को उठा करके नेपाल, पटना ले जा करके उनको पेपर पढ़ा करके एग्जाम में लेकर के आते। जो लीक हुई पेपर है उसको पढ़ाते थे, रटाते थे, उसकी तैयारी कराते थे और हूबहू वही आकर के जो है एग्जाम्स में आता था। सारे पेपर 100% लीक है, यह दावा हम लोगों ने पहले भी किया है और अभी भी हम लोग कहते हैं। इस पेपर लीक की घटना में राज्य सरकार के बड़े बड़े लोग, सफेद पोश लोग इसमें शामिल हैं और यही कारण है कि राज्य सरकार इसको दबाने के लिए, इस पे लिपापोती करने के लिए अपने सारे हथकंडे उठा रहे हैं। हमारा सीधा डिमांड कल भी था, आज भी है कि इस पेपर लीक की घटना जिसके कारण झारखंड के बेरोजगार युवाओं का जीवन पूरी तरह से नर्क बना हुआ है। झारखंड के युवा लगातार ठगे गए हैं और उनको अपने भविष्य संशय में दिखी है। उनकी तैयारियां, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता को इस राज्य सरकार ने पूरी तरह से जमीन में मिला दिया है, मट्टी में मिला दिया है। ये राज्य सरकार सही मायने में पेपर लीक की अच्छी से और ईमानदारी के साथ जांच कराना चाहती है तो इस मामले को सीबीआई जांच के लिए अनुशंसित करे। देवघर उपायुक्त विशाल सागर के निर्देश पर मंदिर के संपर्क पथों से अतिक्रमण हटाया गया। आपको बता दें, टावर चौक से लेकर शिक्षा सभा चौक तक देवघर नगर निगम और पुलिस प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। नाले के उस ओर दुकान था या काउंटर ना लगे, इसके लिए दुकानदारों को कड़ी हिदायत भी दी गई है। दरअसल विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सालों भर देश विदेश के श्रद्धालु पहुंचते हैं और उन्हें अतिक्रमण होने के कारण रास्तों में काफी समस्याएं होती है, जिसको देखते हुए अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया है। देखिए, ये है कि उपायुक्त महोदय सर, डीआईजी सर के, नगर आयुक्त सर के निर्देश पर टावर चौक से लेके शिक्षा सभा चौक तक जितने भी तरह के अतिक्रमण दुकानदार के द्वारा किया गया है उसको हटाने का निर्देश प्राप्त है। उसी के आलोक में ही जो है ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है और साथ ही सब दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी जा रही है कि नाला और रोड की जो है किसी भी तरह का अतिक्रमण यदि करेंगे तो सामान जब्त कर लिया जाएगा, 10,000 का जुर्माना भी किया जाएगा। और ये बोकारो में 27 मार्च से 4 अप्रैल तक होने वाली रामकथा के आयोजन की तैयारियां अंतिम चरण पर है। आपको बता दें, यह कार्यक्रम बोकारो के मजदूर मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कथावाचक राजन जी महाराज के द्वारा रामकथा का वाचन किया जाएगा। यह कार्यक्रम 9 दिनों तक चलेगा। वहीं आपको बता दें, इस कार्य अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसी के मद्देनजर आज बोकारो के श्री राम मंदिर से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने श्री राम ध्वज लेकर पताका यात्रा निकाली और बोकारो नगर का भ्रमण करते हुए मजदूर मैदान सभा स्थल तक पहुंचे। दे सकते हैं
जय 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 सियाराम। राजन जी का बोकारो आगमन बोकारो वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि भी है और ये डेट आज नहीं 2 साल पहले ली गई थी। श्री प्रेमचंद जी हैं हमारे रांची के, उन्होंने ये डेट लिया था और ये आज ये दिन साकार हो रहा है। इतने साल बीत गए, महीने बीत गए और ये दिन आज खड़ा है। कल से अमृत वर्षा होगी महाराज जी के श्रीमुख से और पंडाल आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि क्या भव्य तैयारियां की गई है और सारे बोकारो वासियों का सादर आमंत्रण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस कथा का लाभ उठाएं और इस यज्ञ में अपनी आहुति से वंचित ना रहें। जरूर आके लाभ उठाएं। देवघर में लोगों को आधार कार्ड सुधरवाने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिले के कुछ ही स्थानों पर आधार कार्ड सुधारने का काम हो रहा है और जहां काम हो रहा है वहां पहुंचने पर सैकड़ों लोग पहले से ही लाइन में लगे रहते हैं। सैकड़ों लोग अपना काम पहले कराने के लिए रात के 10 बजे से ही आधार सेंटर के बाहर कतारबद्ध हो जाते हैं ताकि उनका नंबर पहले आ सके और आधार कार्ड सुधारने का काम हो सके। समस्या हो रहा सर कि लोग बोलते हैं कि 24 गो से ज्यादा देंगे नहीं। कोई 2 बजे, कोई 10 बजे, कोई 12 बजे लाइन में लगेगा, रात भर लाइन में लगेगा, तो कहाँ से आधार अप टू डेट होगा। और सब जगह जहाँ सुविधा है वहाँ फिंगर नहीं मांगता है, फिंगर नहीं ले रहा है, कहीं कुछ ले रहा है, कैसे चलेगा काम। हटा देगा, बोलिए अब नहीं जुड़ी इसको क्या होगा। केवासी नहीं हो रहा है सर, केवासी के चलते हम लोग यहाँ आए हैं, सभी जगह बंद कर दिया है, खाली प्रधान डाकघर खुला रखा है। और सब हम लोग 50 रुपया भी भाड़े खर्च करके आए अभी सुबह में। अब बोलता है कि 10 बजे रात से लाइन लगाए हैं। 10 बजे रात से जब लाइन लगाए हम लोग क्या करेंगे सर। 8 बजे पहुँचे हैं, 8 बजे लाइन में देखते हैं 100 से पार जा रहा है, तो हम लोग बोलता है 24 को करेंगे, तो कैसे होगा सर। यही तो हम लोग परेशानी में पड़ल है। आज 2 बजे रात से 80 के लाइन में लगल, लाइन में छिए, बहुत परेशानी में छिए हमरा सब। काहे अंगूठा सुधरवा भी कौन चीज है? राशन कार्ड के ना राशन कार्ड के बाबू मैया योजना से राशन कार्ड के अंगूठा नहीं उठे छे, राशन कार्ड में हमरा नाम छे। समस्या हो रहा सर कि लोग बोलते हैं कि 24 गो से ज्यादा देंगे नहीं। कोई 2 बजे, कोई 10 बजे, कोई 12 बजे लाइन में लगेगा, रात भर लाइन में लगेगा, तो कहाँ से आधार अप टू डेट होगा। और सब जगह जहाँ सुविधा है। सारठ प्रखंड मुख्यालय सभागार में ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों एवं स्थायी समितियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ है। आपको बता दें, आयोजित प्रशिक्षण शिविर में मास्टर ट्रेनर मुन्ना कापड़ी एवं प्रखंड समन्वयक बीकी आनंद द्वारा पंचायतों में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं एवं झारखंड पंचायती राज अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इस मौके पर सारठ प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायतों के वार्ड सदस्य एवं स्थायी समिति सदस्यगण मौजूद थे। कौन सी का प्रशिक्षण हो रहा है? अभी पंचायती राज के तहत जो भी हमारे पंचायत स्तर पे 7 अस्थायी कमेटी बनी हुई है, उस अस्थायी कमेटी का प्रशिक्षण है और यहाँ जितने लोग हैं सभी उस अस्थायी कमेटी के अध्यक्ष लोग आए हुए हैं। उन्हीं का ये सेशन है। इनको उनके काम के बारे में हम लोग बता रहे हैं। 3 दिन का ये जो प्रशिक्षण है उसमें इनका क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, पंचायत में कैसे विकास को और गति दिया जा सकता है, इसको लेकर हम लोग यहाँ पे 3 दिन का ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। किनको प्रशिक्षण दे रहे हैं? अस्थायी कमेटी के अध्यक्ष लोग। सारठ मुस्लिम टोला में स्थित प्राचीन हजरत मखदूम शाह जहानिया, आपको बता दें, जहागस्त रहमतुल्लाह के प्रसिद्ध दरगाह पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 29 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित होने वाले 6 दिवसीय उर्स मेला की तैयारी जोरों पर जारी है। आपको बताते चले, इस अवसर पर झारखंड, बिहार, बंगाल आदि दूर दूर राज्यों से हजारों की संख्या में प्रतिदिन हिंदू मुस्लिम श्रद्धालुओं द्वारा बाबा के दरगाह पर चादर चढ़ाकर माथा टेकते हैं। संताल परगना का मशहूर यह मेला सांप्रदायिक सद्भाव का एक मिसाल पेश करता है। वहीं मेले में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिला पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहती है। विशेषता ये यहाँ देखिए, आपको पता है कि हर साल की भांति की तरह इस साल भी उर्स का मेला 29 मार्च को बहुत ही जोर और शोर के साथ वसूल होने के बाद यहाँ पे संथाल परगना का
एक नामचीन मेला के नाम से जाना जाता है, ये मशहूर है। और मखदूम बाबा के दरबार में सभी हमारे यहाँ संथाल परगना के लगभग झारखंड के स्टेट के लगभग सभी यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं और यहाँ पे अपने मनोकामना को लेकर के आते हैं और चादर पोशी करके यहाँ हमारे दरबार में आने के बाद अपना माथा टेक कर दरबार में जब बाबा जी जो है मखदूम बाबा जी जो है वो मनोकामना को पूरा करते हैं। और यहाँ के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सभी यहाँ मिलजुल करके हम लोगों को सहयोग करते हैं। यहाँ के जितने भी कमेटी के जिम्मेदार लोग हैं सभी मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी सभी मिलजुल कर हम लोग मेला को बहुत बेहतरीन तरीके से सजा के हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग यहाँ पे चलते हैं और सदियों से चलते आ रहे हैं। विशेषता ये यहाँ देखिए, आपको पता है कि हर साल की भांति की तरह इस साल भी उर्स का मेला 29 मार्च को बहुत ही जोर और शोर के साथ वसूल होने के बाद यहाँ पे संथाल परगना का एक नामचीन मेला के नाम से जाना जाता है, ये मशहूर है। और मखदूम बाबा के दरबार में सभी हमारे यहाँ संथाल परगना के लगभग झारखंड के स्टेट के लगभग सभी यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं और यहाँ पे अपने मनोकामना को लेकर के आते हैं और चादर पोशी करके यहाँ हमारे दरबार में आने के बाद अपना माथा टेक कर दरबार में जब बाबा जी जो है मखदूम बाबा जी जो है वो मनोकामना को पूरा करते हैं। और यहाँ के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सभी यहाँ मिलजुल करके हम लोगों को सहयोग करते हैं। यहाँ के जितने भी कमेटी के जिम्मेदार लोग हैं सभी मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी सभी मिलजुल कर हम लोग मेला को बहुत बेहतरीन तरीके से सजा के हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग यहाँ पे चलते हैं और सदियों से। रांची से रमटोली सरना स्थल के सामने बने फ्लाईओवर के रैंप को हटाने की मांग को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, सरहुल से पहले रैंप नहीं हटाने पर आदिवासी संगठनों ने रैंप को उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री, रांची एसएसपी और एसपी सरनाथ स्थल पहुंचकर लोगों से बात की जो सरहुल में यहां पहुंचेंगे। डीसी ने लोगों को आश्वस्त किया कि सरहुल में उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, जिला प्रशासन के द्वारा हर तरह की व्यवस्था की जाएगी। वहीं एसएसपी ने कहा कि आयोजन समिति के किसी भी आयोजन में किसी भी प्रकार की बाधा न हो, इसके लिए फोर्स भेजे जाएंगे। अभी सरहुल महोत्सव आ रही है 1 तारीख को, और उस दिन विशेषकर इस जगह पे संपूर्ण शोभा यात्रा और पूजा 1 तारीख को होगी। तो उसी के संबंध में संपूर्ण जिला प्रशासन जो है यहाँ निरीक्षण करके क्या क्या आवश्यकता है यहाँ के सरना समिति और सदस्यों को और सरहुल समिति के सदस्यों को, जो ऑफिस बेरर्स है, उनको क्या क्या आवश्यकता है वो सारे हम लोगों ने देखे। और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी, विधि व्यवस्था से और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहाँ कहाँ मैजिस्ट्रेट्स का हम लोग को डिप्यूट करना है, फोर्स कहाँ लगाना है, कहाँ बैरिकेडिंग करना है, और पानी का व्यवस्था अगर ज़रूरत है, लाइटिंग का, तो ये सारा बिंदुओं को हम लोगों ने देखे हैं। और कुछ बिंदु यहाँ के समिति के द्वारा भी रखा गया, तो उसी को हम लोग आज दोपहर को ही हम लोगों ने जो सरहुल के शांति समिति के बैठक भी हम लोगों ने समाहरणालय में रखे हैं। उस बैठक में अन्य सारे बिंदुओं को हम लोग डिस्कस करके एक भव्य तरीके से और एक बहुत शांतियुत तरीके से इस सरहुल महोत्सव को मनाने के लिए जिला प्रशासन सारा तैयारियां कर रही है। हम लोग एडिशनल डिप्लॉयमेंट करेंगे और थोड़ा जो है सामने की जो जगह है कहाँ तक वाहन आता है ये भी हम लोग क्लियर हो गए। आयोजन समिति के किसी भी काम में बाधा ना हो, उस अनुसार से पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा और जो आवश्यक कार्य करना होगा उसी के लिए हम लोग डिस्कसन के लिए आए थे। और हम लोगों ने जो देखे डीसी साहब ने टेक्निकल मेजरमेंट भी कराया ताकि हम लोग देख पाएँ कि सफाई कहाँ करना नहीं करना है, ताकि हम लोग कोई भी असुविधा नहीं हो। मुख्य अभी सरहुल महोत्सव आ रही है 1 तारीख को, और उस दिन विशेषकर इस जगह पे संपूर्ण शोभा यात्रा और पूजा 1 तारीख को होगी। तो उसी के संबंध में संपूर्ण जिला प्रशासन जो है यहाँ निरीक्षण करके क्या क्या आवश्यकता है यहाँ के सरना समिति और सदस्यों को और सरहुल समिति के सदस्यों को, जो
ऑफिस बेरर्स है, उनको क्या क्या आवश्यकता है वो सारे हम लोगों ने देखे। और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी, विधि व्यवस्था से और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहाँ कहाँ मैजिस्ट्रेट्स का हम लोग को डिप्यूट करना है, फोर्स कहाँ लगाना है, कहाँ बैरिकेडिंग करना है, और पानी का व्यवस्था अगर ज़रूरत है, लाइटिंग का, तो ये सारा बिंदुओं को हम लोगों ने देखे हैं। और कुछ बिंदु यहाँ के समिति के द्वारा भी रखा गया, तो उसी को हम लोग आज दोपहर को ही हम लोगों ने जो सरहुल के शांति समिति के बैठक भी हम लोगों ने समाहरणालय में रखे हैं। उस बैठक में काके चौक के पास अज्ञात अपराधियों ने पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं आक्रोशित लोगों ने काके चौक को टायर जलाकर जाम कर दिया है। ग्रामीण एसपी लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच हुए हिंसा पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर हमला बोला। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करार कर वोट लेने की साजिश करती है। हजारीबाग में जो दंगा हुआ है, क्या कहेंगे? आपका गृह जिला है, इतना बड़ा रोज सांप्रदायिक दंगा हो रहा है, कभी गिरिडीह में हो जा रहा है, कभी हजारीबाग में हो जा रहा है। देखिए, दंगा ये भाजपा लोग का सुनियोजित साजिश है और इन लोग दंगा पार्टिए हैं बीजेपी वाले। इन लोग दंगा करा करके और हिंदू मुसलमान करा के वोट बटोरने का साजिश रचने, लेकिन जनता अब समझ चुकी है और उसके झांसे में आएगी नहीं। घटना घटी, उसके पीछे क्या कारण? बीजेपी सबसे बड़ा कारण बीजेपी है। बीजेपी दंगा करवा रही है। हजारीबाग में मंगलवार को मंगल जुलूस निकालने के दौरान दो संप्रदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह का बयान आया। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि स्थिति सामान्य हो रहा है। जिन असामाजिक तत्वों ने घटना को अंजाम दिया था उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। रामनवमी और सरहुल को लेकर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। आम लोगों से अफवाह पर विश्वास नहीं करने की अपील की है। देखिए, रात की जो घटना घटी है और थोड़ा बहुत जो झड़प हुआ, ये गाना के लेके हुआ, अश्लील गाना के लेके हुआ। स्थिति शांतिपूर्वक है, सौहार्दपूर्ण है और हम सबसे आप लोग के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि सभी समुदाय, क्योंकि 1 तारीख को जैसा सुनने में आता है कि 30 या 31 को ये ईद भी है, 1 को सरहुल है और फिर रामनवमी भी है। तो मैं सभी समाज से, सभी समुदायों से अपील करना चाहूंगा कि शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक मनाए। हजारीबाग हमेशा से विवादित रहा है, लेकिन हमेशा से बहुत बढ़िया से ढंग से ये लोग त्योहार मनाया है और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग साथ में, रामनवमी भी साथ में मनाते हैं, ईद भी साथ में मनाते हैं। तो मैं अपील करूंगा कि साथ में मनाए और सौहार्दपूर्वक मनाए। बाकी जो असामाजिक तत्व है उस पर मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के रिकवरी एजेंट धनराज चौधरी को गिरफ्तार कर ले जा रही सीबीआई की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। रिकवरी एजेंट धनराज चौधरी के बेटे और उसके परिजनों पर हमला का आरोप लगाया, जिसके बाद सीबीआई धनराज के बेटे से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, मामले को लेकर बताया जा रहा है कि रिकवरी एजेंट धनराज एक व्यक्ति का ट्रैक्टर सीज कर लिया था। ट्रैक्टर छुड़ाने के नाम पर रिकवरी एजेंट पैसे की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत पर सीबीआई उसे गिरफ्तार कर धनबाद ले जा रही थी। इसी दौरान घर से दौड़ी, तो आपको बताते चले थोड़ी दूर काली बाड़ी के पास सीबीआई पर हमला किया गया है। बताइए, धनराज है कि सूची आपके साथ क्या घटना घटी?